चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई किताब बियॉन्ड द मिस्टीविल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया। इस किताब की खास बात यह है कि लेखिका आराधना जौहरी ने उत्तराखंड में जिलेवार मंदिरों और शिवालयों में जाकर निरीक्षण कर वहां के मंदिर के साथ ही संतों और पहाड़ के रक्षक देवी देवताओं का जिक्र बेहद ही तर्क के साथ किया है। आपको बता दें कि आराधना जौहरी 1980 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही वे नैनीताल डीएम से लेकर यूपी में कई पदों पर रहने के साथ साथ भारत सरकार में अहम पदों पर भी तैनात रह चुकी हैं। तो सीएम धामी ने किया पुस्तक का विमोचन। देव भूमि के मंदिर है पुस्तक का आधार। तर्क के साथ संत देवों का किया गया है बखान। 1980 बैच की रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं लेखिका। नैनीताल की डीएम रही हैं, यूपी में भी रही हैं कार्यरत। पुस्तक आने वाले जो हमारे तीर्थाटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, उनको भी प्रेरित करेगी और उनको एक गाइड का भी काम करेगी। मैं पुस्तिका की लेखिका आराधना जौहरी जी को बहुत बधाई देता हूँ। पुस्तक आने वाले जो हमारे तीर्थाटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, उनको भी प्रेरित करेगी और उनको एक गाइड का भी काम करेगी। मैं पुस्तिका की लेखिका आराधना जौहरी जी को बहुत बधाई देता हूँ। जब मैं यहाँ पे सेवा कर रही थी, मैं जिलाधिकारी नैनीताल थी, पहले भी मैंने पढ़ाई भी यहाँ पे की है। मैंने देखा कि नेचर, एडवेंचर, ये सब चीज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ के अभूतपूर्व मंदिरों के बारे में इतना ज़्यादा लिखा नहीं गया है। इसलिए मैंने मन बनाया कि ये किताब लिखूँ। कैसे लिखी मैंने? उस वक़्त मैं दिल्ली में तैनात थी, हर वेकेशन छुट्टी लेके यहाँ आती थी और सब सर्किट्स किए मैंने, पंच केदार, सप्तबद्री, इधर उधर और सारा ऊपर नीचे चल चला के शक्तिपीठें वगैरह, और इस तरीके से मैंने रिसर्च किया और ये किताब लिखी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों से उन्होंने मुलाकात की। इस खास मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड में सरकार की तरफ से फिल्मों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास और कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिहाज से राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना शहर के 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में किए जाने और फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि दोनों मांगों पर विचार कर उचित फैसला लिया जाएगा। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से सीएम धामी की मुलाकात हुई। बाकायदा उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनाने के लिए जो भी सुझाव उन्हें प्राप्त होंगे, उन सुझावों पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ किस तरह की फिल्म सिटी हो, कितना इसका परिक्षेत्र होना चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में विचार विमर्श करते नजर आए सीएम धामी। 40 किलोमीटर के दायरे में फिल्म सिटी बनाने की बात फिल्म कलाकारों की तरफ से की गई है। इस पर फिल्म सिटी बनाने को लेकर सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि तमाम सुझावों पर विचार किया जाएगा और सही समय पर उचित फैसला ले लिया जाएगा। अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी अपडेट करेंगे। अभय, किन किन कलाकारों से मुलाकात हुई? क्या ये वैसे कलाकार हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं? क्या सुझाव दिए जा रहे थे? फिल्म सिटी को लेकर सीएम धामी का जो प्लान है वो किस तरह का है? किस प्लान पर काम करना चाहते हैं वो? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि राज्य के जो क्षेत्रीय फिल्म से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यहाँ पर मुलाकात की है और फिल्म सिटी के निर्माण से लेकर जो सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। जो क्षेत्रीय कलाकार है वो चाहते हैं कि देहरादून या उसके आसपास का जो नजदीकी जो क्षेत्र है, कम से कम वहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए, ताकि जो पहाड़ से जो कलाकार हैं होते हुए, चाहे कलाकार हैं या इसमें जो क्षेत्र में जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कम समय में देहरादून पहुंच सके और यहाँ पर आकर अपने फिल्म से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर कर सके। इसके लिए जो क्षेत्रीय कलाकारों ने जो मुख्यमंत्री को सुझाव दिया, उसमें खासतौर पर जो स्थानीय जो बोली भाषा यहाँ की है, उस बोली भाषा को प्रमोट करने के लिए कहा गया, ताकि राज्य के
लोगों को उन सब चीजों की जानकारी यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा अगर राज्य में स्थानीय बोली भाषाओं को लेकर सरकार की तरफ से फिल्म में काम किया जाता है, तो फिर यहाँ के लोगों को आने वाले दिनों में जो बड़ा जो मंच है, आप कह सकते हैं, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए बड़े मंच हो या फिर दूसरे ऐसे मंच हो, वहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए सीधे तौर पर जो स्थानीय कलाकार हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से बड़े दिल दिखाकर ये कह सकते हैं कि बड़ी मांग की अपील यहाँ पर करी है और फिल्म सिटी के निर्माण में स्थानीय लोगों को ज्यादा तवज्जो देने के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि अगर स्थानीय लोग जुड़ेंगे तो कम से कम उससे सीधे तौर पर जो क्षेत्रीय जो फिल्म के जुड़े हुए जो लोग हैं उनको यहाँ पर लाभ हो पाएगा और उनका विकास यहाँ पर समुचित विकास यहाँ पर हो पाएगा। जी बिल्कुल। अब एक बात बताएं, क्या फिल्म सिटी बनाने का जो फैसला सीएम धामी की तरफ से लिया जा रहा है, सबसे उपयुक्त और सबसे बेहतर जगह किस जगह पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और लग रहा है कि यहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण बहुत संभवतः हो पाएगा? बिल्कुल, अभी तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये जो फिल्म सिटी का जो प्रस्ताव है सरकार के पाइपलाइन में है, यानी अभी तक इसको लेकर कार्य योजना यहाँ पर तैयार की जा रही है। कब ये धरातल पर उतरेगी, कब इसको लेकर काम शुरू हो पाएगा, ये तो आने वाला निकट भविष्य ही यहाँ पर बता पाएगा कि सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने फिल्म सिटी के निर्माण से जुड़े हुए कार्यों को लेकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति यहाँ पर दिखाई है और कहा है कि निकट भविष्य में सरकार इसको लेकर काम यहाँ पर करेगी। क्योंकि अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में इस समय कह सकते हैं कि पिछले दिनों जिस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न देश के विभिन्न जो फिल्म जुड़ी जो शक्तियाँ थी जो यहाँ पर आई है, जिन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में काम किया है, उससे राज्य को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इस क्षेत्र में अब तक प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में सरकार उन सब चीजों से बड़ी उत्साहित है और इसीलिए सरकार की तरफ से यहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि राज्य में एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो यहाँ के जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनको यहाँ पर मिल सके और इससे राज्य के जो फिल्म सिटी से जुड़े जो वाहन अगर वो मतलब हो तो राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल पाएगा। तो सरकार इस दिशा में काम करी। अब देखना ये होगा कि सरकार इन स्थानीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दे में स्थानीय कलाकारों के द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको फिल्म सिटी में अपनी योजना में किस प्रकार से क्रियान्वित कर पाती है और कब तक इन सब चीजों को लेकर सरकार अपना प्रस्ताव यहाँ पर लाने का काम करती है। जी चलिए बिल्कुल। अब है आप बने रहे हमारे साथ, थोड़ी देर के बाद फिर एक और खबर पर मुझे अपडेट लेना है आपसे। फिलहाल इस खबर में जैसा कि बता रहे थे, अभय कैंतुरा की फिल्म सिटी को लेकर सरकार पूरी तरह से सोच विचार में पड़ी हुई है और सुझावों पर बहुत ही गहनतापूर्वक सुझावों पर विचार भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देहरादून में जिला अधिकारी सोनिका ने आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी पर अधिकारी अलर्ट रहें और आपदा प्रबंधन आपदा की सूचना पर त्वरित रिस्पॉन्स करें। आपको बता दें कि जनपद की अलग अलग तहसीलों में बनाए गए कंट्रोल रूम को दिए सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ IRS सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीएम ने आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। जिस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से संचार आवागमन की सुविधाओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसे देखते हुए जिला अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि आपदा की सूचना पर बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है अधिकारियों को और जहां जहां ज़रूरत पड़े उस हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। डीएम ने आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को बाकायदा अलर्ट के निर्देश भी दिए हैं। चलिए एक बार फिर से अभय कैंतुरा के पास चलते हैं। अभय, ये बाकायदा जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम ने यू टर्न लिया है, मौसम की मिजाज, साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की जा रही है, क्या जानकारी निकल के आ रही है? देहरादून की डीएम बाकायदा निरीक्षण भी कर रही है आपदा प्रबंधन को लेकर। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि देहरादून की डीएम ने जो कचहरी परिसर में जो आपदा कंट्रोल रूम जो यहाँ पर बनाया गया है उसका यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अगले 72 घंटे के लिए उत्तराखंड में विभिन्न जनपदों के लिए यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया और उसमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई। तो ऐसे में जब भारी बारिश यहाँ पर हो रही है तो उस समय आपदा के क्या कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, कैसे लोगों को राहत बचाव का काम यहाँ पर लोगों को राहत बचाव के काम में असर दिया जा सकता है, उनको लाभ दिया जा सकता है, कैसे
जो यहाँ पर आपदा कंट्रोल रूम की जो टीमें हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं, फील्ड में किस प्रकार से आपदा कंट्रोल रूम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सब चीजों का बारीकी से उन्होंने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने साथ साथ पर निर्देश दिया है कि अधिकारियों को और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर 24 घंटे काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को इस आपदा की घड़ी में राहत मिल सकेगी। चलिए अभय, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में वाईफाई की भी सुविधा दी जा रही है। इससे 2273 राजकीय विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा प्रारंभ हो गई है। इस सुविधा से शिक्षकों द्वारा इंटरनेट पर विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से शैक्षणिक कार्य करने में सुगमता होगी। शिक्षकों द्वारा भारत सरकार के दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। इंटरनेट सुविधा के उपयोग से स्मार्ट क्लासेस का संचालन किया जा सकेगा। इससे विद्यालयों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को बाधा रहित रूप में संचालित किया जा सकेगा तथा सुचारू शैक्षणिक अनुश्रवण एवं प्रशासनिक प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना लोक कल्याण संकल्प पत्र में उल्लिखित है। विद्यार्थियों की ईमेल आईडी का भी व्यवस्था की गई है। इसमें इसके प्रयोग की क्षमता विकसित होने से विद्यार्थियों को सूचना और जानकारी के आदान प्रदान में सुगमता होगी, समय की बचत होगी। विभाग द्वारा भी विद्यार्थियों के साथ साथ शैक्षणिक और विभिन्न उपयोगी जानकारियां प्रदान करने हेतु संवाद किया जा सकेगा। विद्यालय भवन नवीन मानकीकरण, जो विद्यालय अब बनाए जाएंगे उसमें नई तरीके से उसका जो नक्शा तैयार किया जाता है, जो इधर उधर की चीजें थी अनुपयोगी मदों को हटाकर समय समय पर किए गए नीतिगत परिवर्तनों और शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं को दृष्टिगत राजकीय विद्यालय भवन के मानचित्र व आगणन का नवीन मानक तैयार किया गया है। नवीन मानकीकरण में लैंगिक एवं समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रावधानों का समावेश किया गया है। इसमें मानकीकरण में भूमि की उपलब्धता के आधार पर डिजाइन के विकल्प भी प्रस्तावित हैं। इस नवीन मानकीकरण से विद्यालय की धारणा क्षमता में वृद्धि होगी तथा संचालन की दक्षता में भी वृद्धि होगी। अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन के मानकों में संशोधन। अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रचलित नीति को युक्ति संगत बनाने, अध्यापकों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए विषयवार वर्गवार पुरस्कारों की संख्या निर्धारित करने के लिए पुरस्कार हेतु संशोधित प्रक्रिया एवं मानक तैयार किए गए हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विषय वर्ग के अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। नवीन विद्यालय मान्यता की संशोधित व्यवस्था। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दी जाने वाली माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता की व्यवस्था को समसामयिक, सरल और प्रक्रिया को ऑनलाइन व पारदर्शी बनाने के लिए मान्यता की शर्तों में संशोधन की कार्य योजना बनाई गई है, जिससे स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट कोटि के अधिक से अधिक विद्यालय स्थापित होने में सुगमता होगी तथा नवीन व्यवस्था में स्कूली शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अपेक्षित मानकों की व्यवस्था पर भी बल प्रदान किया गया है। शिक्षकों अधिकारियों के रिक्त पद अधियाचित प्रोन्नति। विद्यालयों में पठन पाठन के प्रभावी और जवाबदेह वातावरण सृजित करने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन एवं पदोन्नति के माध्यम से उपलब्धता के लिए सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया तथा पदोन्नति की गई है। इसी प्रकार सामान्य शिक्षा संवर्ग के समूह
खा एवं का के रिक्त पदों के प्रति अधियाचन, प्रेषण एवं पदोन्नति की कार्रवाई की गई है। समयबद्ध चयन व पदोन्नति से विद्यालय कार्यालय। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, क्या क्या शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, क्या क्या करवा दी गई हैं, तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही थी। चलिए उत्तराखंड की खबर अब देखते हैं। देहरादून में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल बाकायदा बहुत ही गंभीर आरोप इन लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। ये आरोप नियुक्तियों में धांधली को लेकर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान भी विधायक कापड़ी ने चयन आयोग में नियुक्तियों का मामला उठाया था, तो कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक भुवन कापड़ी ने किया नेतृत्व। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती का यह पूरा मामला उठाया गया है। नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगाए गए थे और इसी आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वैसे परीक्षार्थियों की तरफ से जो बाकायदा धांधली के आरोप जिनकी तरफ से लगाने के बाद सड़कों पर उतरे हैं, उन लोगों का नेतृत्व करते हुए वो नजर आए। उत्तराखंड में लोगों को चाचा के भेंट चढ़ाया जा रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियां कराई जा रही हैं, इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो लगातार जिनके भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, सामने आ रही है, सरकार ने मौन धारण कर रखा है। आज आप देखिए, ये जो सरकार बात करती है पहाड़ के युवाओं की, पहाड़ पे पलायन रोकने, पहाड़ के रोजगार की, आज जो पुलिस की भर्ती आ रही है, पुलिस की भर्ती को पहले जिलेवार होता था, जो जिस जिले का बच्चा उसे वहाँ अधिकार मिलता था, इसे स्टेट में कर दिया। आज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती कराई उसे मेरिट बेस पे कर दिया और पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित कर दिया और उत्तराखंड के लोगों को हर जगह पीछे करने का काम किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों के 3 नामों के पैनल तैयार करने के लिए बीजेपी 3 सदस्यीय समिति का गठन कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देशों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें पार्टी संगठन लगातार त्रिस्तरीय चुनाव को मजबूत बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। तो पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। प्रत्याशियों के 3 नामों वाले पैनल तैयार किए गए हैं। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मजबूत हुई है बीजेपी। वहां के एक पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद जी ने ये घोषणा कर दी है कि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद संभालेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। क्या ये तय हो गया कि ये ओबीसी सीट होगी अध्यक्ष की? इसका मतलब कहीं ना कहीं तालमेल है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में इस देश में बीजेपी ने डाल दिया है। और ये पंचायत चुनाव में अगर ये पद ओबीसी के लिए अगर आरक्षित हुआ तो ये माना जाएगा कि यतीश्वरानंद और सरकार और चुनाव कमीशन की कहीं ना कहीं मिलीभगत थी। हम उस समय दिखाएंगे कि विरोध क्या होता है। कांग्रेस जहां अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को फूल देकर एक संदेश देने की तैयारी में है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस की इस कदम पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस में अब नेता बचे ही नहीं हैं। ऐसे में जो नेता बचे हैं उन्हें अनुशासनहीनता करने पर ही बख्शा जा रहा है। तो अनुशासनहीनता पर कांग्रेस का फूल प्लान, सख्त संदेश देने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इस कदम पर बीजेपी ने वैसे तंज कसा है। कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज बची नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस ही बची नहीं है। कांग्रेस के नेताओं, जनता का तो मोह भंग हो ही गया था कांग्रेस से, अब नेताओं का भी मोह भंग हो गया है। नेता छोड़ के जा रहे हैं। अब अनुशासन की कार्रवाई किस पे करेंगे? क्या कुर्सियों पे करेंगे? तो इसलिए कह रहे हैं कि अब अनुशासन की कार्रवाई नहीं करेंगे, फूल देंगे, क्योंकि जो है वो भी चले जाएंगे। क्योंकि इतना दम तो है नहीं कि अपने बड़े नेताओं पे कार्रवाई कर सके। और छोटे नेताओं का मोह भंग हो गया है। अब छोड़ के लोग अलविदा कह के जा रहे हैं। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार रूपी डूबता हुआ जहाज है, जिसमें आने वाले समय में अब आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करेंगे। एक थी कांग्रेस पार्टी, अब उसका कुछ बचा नहीं है और अब उसका कुछ होने वाला भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए कई लोगों को प्रदेश प्रवक्ता समेत जिला प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट घोषित किया। गढ़वाल के आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया के निर्देश के मुताबिक और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी के अनुमोदन पर आम आदमी पार्टी ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी देते हुए प्रवक्ता
और टीवी पैनलिस्ट बनाया है। तो आपने किया पार्टी का विस्तार, प्रदेश प्रवक्ता और जिला प्रवक्ता घोषित किया गया है, मीडिया पैनलिस्ट भी घोषित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी श्री दिनेश मोनिया जी के निर्देशों के क्रम में आज मीडिया के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और जिला प्रवक्ता और पैनलिस्टों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता के रूप में श्री दर्शन डोभाल जी, श्री कमलेश रमन जी, श्री विपिन खन्ना जी, श्री मुकेश पांडे जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता रहेंगे, श्री शोएब अंसारी जी जो कि टीवी पैनलिस्ट के रूप में दिखेंगे और श्री डीके पाल जी जो कि टीवी पैनलिस्ट के रूप में आपके सामने मुखातिब रहेंगे। साथ ही पार्टी द्वारा जिला प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति की गई है। चमोली जिले के हेलंग की घटना का आक्रोश सोशल मीडिया से सड़कों पर आ गया। मामला 15 जुलाई का है, जिसमें चमोली के हेलंग में घास लाती महिलाओं से जबरदस्ती घास का गट्ठर छीनने और उन्हें घंटों पुलिस की गाड़ी में रखने के बाद उनका चालान करने के लिए जाने की घटना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश जताया। भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मौखरी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने मेन मार्केट में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही 24 जुलाई को हेलंग जाकर उन महिलाओं के प्रति अपना समर्थन भी प्रकट करेंगे। जुलाई को प्रदेश ने देखा कि हेलंग में महिलाओं के साथ सीआईएसएफ और पुलिस के द्वारा घास छीनने की घटना हुई। घास छीनना तो एक प्रतीक है, लेकिन जल विद्युत परियोजना बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं वो न केवल घास छीन रही हैं, चारागाह छीन रही हैं, हमारा पानी, हमारा जंगल, हमारी ज़मीन हमसे छीन रही हैं। तो ये जो अभद्रता हुई, इसका विरोध करते हुए हम ये मांग करते हैं कि जिन्होंने हेलंग में महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जल विद्युत परियोजनाओं की निरंकुशता पर रोक लगे, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि वो इस तरह से पर्यावरण का खुला उल्लंघन, पर्यावरणीय कानूनों का खुला उल्लंघन न कर सकें। वहीं 14 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला अपने पूरे शवा पर है। दिन पर दिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कांवड़ रूट पर फ्लैग मार्च निकाला गया, तो जिला प्रशासन की तरफ से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। तो कांवड़ मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ रूट पर निकाला गया फ्लैग मार्च, व्यवस्थाओं को लेकर की गई समीक्षा। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और कांवड़ रूट पर फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से किया गया और कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। जहां पर सड़कें टूटी हुई है, उसे फिर से बनाने की कोशिश हो रही है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।